हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का जो पेपर जारी किया है बोर्ड ने, उस पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे आज मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा यूट्यूब के माध्यम से और आप लोग क्या है चैनल के साथ जुड़ जाइए जल्दी से। उसके बाद क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। ठीक है, मैं स्क्रीन पे अपना कहते हैं पेपर ले आता हूँ, पहले पेपर देख लेते हैं। सामने आपके स्क्रीन पे पेपर आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से जैसे जैसे बच्चे आप लोग जुड़े जाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक बार सबसे पहला एक काम आपका जो है, वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग आ गए हैं, और एक थम्स अप इमोजी कमेंट कर दीजिए ताकि पता चल सके कि आप लोग कितने एक्साइटेड हमारे साथ पढ़ने के लिए। थम्स अप या फायर इमोजी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद जल्दी से आ जाइए आप लोग। और अगर कोई मेरी आवाज़ सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आवाज़ नहीं आ रही मेरी प्रॉपर तो। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ और उसके बाद में क्लास स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आवाज़ बढ़िया आ रही है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग क्या जल्दी। हाय सर जी, ये कौन है? TX ब्राह्मण आए हैं। अपना बेटा अपना जो राइट नेम है वो भेज दीजिए ज़रा। ठीक है, हाय कह रहे हैं। हाय बेटा, आपका स्वागत है। और आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही मेरी, तो एक थम्स अप इमोजी भेज दीजिए साथ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके बाद वीडियो को। पेपर आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पेपर को सॉल्व करते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, MCQ क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो पेपर आपके सामने दिख रहा है 2024-25 का है। ठीक है, पेपर 2024-25 का आपके सामने है। कक्षा 10 विषय विज्ञान और 033 इसका क्या है, कोड है। पेपर कोड 3 घंटे का पेपर रहेगा, 80 मार्क्स रहेगा। बाकी निर्देश दिए, कुल 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य आपको पता है। पेपर आप पढ़ लीजिए। पहले 1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न है, 2 नंबर के ये हैं, सब आप देख लीजिए इसको। ठीक है, निर्देश आपको पता है। तो मैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इसको मैं आपकी स्क्रीन के सामने आप देख ले रहे होंगे, मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये सारे निर्देश आप पढ़ लेंगे आराम से वीडियो को पॉज करके, अगर पढ़ना चाहते हैं तो। वैसे ज़्यादातर आपको पता है ही, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 1 मिनट, सॉरी। पहला क्वेश्चन यहाँ से है आपका, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में कितने 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, आपको सिर्फ राइट आंसर लिखना होता है। MCQ है, 1 × 8 मतलब कितने क्वेश्चन है इसमें, 1 नंबर के 8 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, खंड क, इसका क है। ठीक है, क है, क्या दिया है, त्रिसहसंयोजक आबंध इसमें पाया जाता है, इनमें से इसमें पाया जाता है। ठीक है, त्रिसहयोजक आबंध इनमें पाया जाता है। त्रिसंयोजक आबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 4 केमिस्ट्री का, कक्षा 10 में, कार्बन और उसके यौगिक, तो वहाँ पे आपको सहसंयोजी आबंध के बारे में बताया गया है। और साथ ही त्रिसंयोजक आबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में भी बताया गया है। मैं एक बार इसको समझा देता हूँ आपको कि ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, जब कोई दो तत्वों के परमाणु आपस में क्या करते हैं, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच हो या किसी अन्य परमाणु के बीच में हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो वहाँ पे संयोजी आबंध बनता है। लेकिन त्रिसहसंयोजी आबंध कब बनता है, जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है वो। ठीक है, अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें तत्वों के परमाणु, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें, तो क्या कहते हैं, उसे उसे कहते हैं हम त्रिसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, अपना बाही कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। देखो, कार्बन है, कार्बन टोटल 6 है। ठीक है, कार्बन के टोटल कितने हैं, पहला देखो क है, मैं स्क्रीन पे पहले देख लो। हम आपको कुछ सूत्र मैंने लिखवा रखे हैं, अगर आपने वीडियो देख रखी है हमारी हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर मैंने करा रखा है आपको डिटेल में, IUPAC नामकरण और हाइड्रोकार्बन, कार्बन और उसके यौगिक में, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, हाँ ये आपका मैसेज है, UK बोर्ड का है बेटा। तो आप क्या करें, UK बोर्ड का है, और जल्दी से जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो क्या करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्या बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, त्रिसंयोजक आबंध है, तो हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा, तो इसमें देखो
मैंने एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के सूत्र बताए थे आपको, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? एल्काइन में होता है, ठीक है, एल्काइन। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ अपनी, ठीक है। स्क्रीन पे आगे देखिए, एल्काइन का मैं पहले सूत्र लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन, एल्काइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम इसी का सामान्य सूत्र नोट कर लेते हैं। क्या होता है? CnH2n, ठीक है, CnH2n-2, ये होता है, ठीक है। CnH2n-2, n क्या है यहाँ पे? कार्बन परमाणु की संख्या, जितने भी कार्बन परमाणु उनकी संख्या के आधार पर। तो इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं एक बार स्क्रीन पे। देखो हमारे पास जो जो है मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ ताकि क्या हो, दिखाई दे। C6, ऑप्शन जितने दिए हैं मैं नोट कर दे रहा हूँ एक बार। C6H6, C2H6, C2H6, और इसके बाद है हमारा C3H4, C3H4, और CH3CH3CHO, ठीक है। ये हो रहा है, मैंने नोट कर दिया, आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ ये, ठीक है। अब इसमें देखो हम इस वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, सामने। सिंपल आपको ध्यान देना है कैसे होना है। देखो कार्बन पहले वाले में, देखो फर्स्ट वाले में क्या है? फर्स्ट वाले में जो कार्बन के परमाणुओं की संख्या है, देखो कार्बन कितने हैं? 6 हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 6, ठीक है। क्या? C6, तो H की कितने होती है? 6×2 = 12, 12 में से 2 घट जाएगा तो कितना होगा? 10 होना चाहिए, तो है नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसमें, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 हैं तो कार्बन के 2, हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। 2×4, 4 में से 2 गया तो H2 होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। और अब देखिए ये है कौन सा? C3, तो C3 लेता हूँ, कार्बन के 3, 3 में से 2, 3×2 = 6 होता है, H6 हो जाएगा, और -2 करेंगे तो कितना आएगा? C3H, 6 में से 2 गया 4, H4, C3H4 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? आंसर नंबर 3 है, जो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? C3H4, तो कार्बन, सबसे पहले कार्बन के 3 परमाणु लेंगे हम, 1 2 3, ठीक है। अभी कोई बॉन्ड नहीं लगाया हमने, ध्यान दीजिएगा, कोई बॉन्ड नहीं लगाया। तो सबसे पहले क्या होगा? कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4 होती है, आप जानते हैं, ठीक है। कार्बन की संयुक्ता कितनी है? 4 होती है, ठीक है। कार्बन की संयुक्ता 4 है तो इसमें क्या होंगे? साझेदारी करेंगे तो क्या होगा इसमें? मिनिमम एक क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड तो होगा मिनिमम। तो हाइड्रोजन कितने? 4 हैं, तो मैं हाइड्रोजन 2 दे देता हूँ इधर पे, 1 2 इस पर दे दे रहा हूँ, और 2 अभी इसको यहाँ दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो 2 2 हो गए। अब कार्बन को यहाँ कितने चाहिए? ठीक है, ये हो जाएगा। और इस कार्बन के पूरे 4 हो गए, इस कार्बन के भी 4 हो गए। तो क्या इस प्रकार से हो रहा है? देखिए 1 मिनट में क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेते हैं। प्लीज है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है क्या? कार्बन के देखो 4 पूरे हो रहे हैं, इस कार्बन के 4 पूरे हो रहे हैं, इस कार्बन के भी 4 पूरे हैं। तो क्या फॉर्मूला संतुष्ट हो रहा है इससे? नहीं, इसको ऐसे बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा, देखो बेटा। सिंगल बॉन्ड कह दो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे आप, कार्बन कार्बन परमाणु की ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और क्या होगा? देखो इस 3 हो गए, इसके साथ एक H जुड़ेगा, ठीक है। अब बचे हुए कितने? 3 H बचे, यहाँ इसके साथ जुड़ जाएंगे इस प्रकार, H ये हो जाएगा, ठीक है। हमको ये इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। ये होगा देखो, तो कार्बन के देखो, इस कार्बन के 4 पूरे हो रहे हैं, ये देखिए संयुक्त 4 हो जाएगी, इसकी 3 ये और एक ये 4 हो जाएगी, और इसकी 3 और एक 4 हो जाएगी, ठीक है। संयुक्त आपको समझ में आ रही होगी जहाँ तक है। कोई डाउट या परेशानी है तो एक काम कीजिए आप, सबसे पहले मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको कहता हूँ, जो कार्बन और उसके एक चैप्टर मैंने आपको डिटेल वाइज समझा रखा है, संयुक्ता के बारे में बहुत डिटेल में समझा रखा है, एक तत्व है उसको। तो उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिएगा, और उसके बाद इसको कीजिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो क्या करा हमने? सिंपल हमने क्या करा?
हमने चेक करा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू कहाँ से निकाली, देखो कार्बन के जितने परमाणु उसके बेस पे देखा हमने, ठीक है। कार्बन के 6 थे तो हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए थे, 12 में से 2 कम, तो 12 में से 2 कम मतलब 10 होने चाहिए थे। इसमें C2H6 2 है तो कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए, C2H4 होता। यहाँ पे 3 है तो कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए, तो सही हो गया। ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा वो क्या है, राइट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आप राइट कर देंगे कॉपी में, ठीक हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ फिर से अपने पेपर की स्क्रीन पे। पहला वाला क्वेश्चन हमने कर दिया है, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 3। एक मिनट, ये है, ये आपका ऑप्शन 3 है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, पेपर भाग गया है थोड़ा सा। हाँ, यहाँ तक था। ये देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 3। हाँ, ये ऑप्शन 3 हमारा क्या है, राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क के बाद खो। खो में क्या पूछा गया आपसे, खो है आयरन के गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में आयरन पर परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो आयरन का गैल्वनीकरण होता क्या है, गैल्वनीकरण क्या होता है जान लीजिए। जब क्या होता है, लोहा क्या है, अपने आसपास की वायु से क्या संचारित होता है, ठीक है, ऑक्सीकृत होकर क्या होता है, संचारित होता है ना, उसमें जंग चढ़ता है। तो उसी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसके ऊपर एक पतली परत चढ़ाते हैं किसी और धातु की, जो क्या होती है, अ, इसको परत को क्या, लोहे को क्या होती, डायरेक्ट वायु के संपर्क में आने से रोकती, जिससे उस वस्तु की, लोहे से बनी वस्तु की क्या होती है, एज बढ़ जाती है, ठीक है। तो गैल्वनीकरण में सबसे जो सस्ती प्रक्रिया है करने की, जिस जो आसानी से की जा सकती है और सस्ती है, वो है जिंक, ठीक है। आयरन के गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में आयरन के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है, लोहा जो होता है वो क्या होता है, संचारित नहीं होता है, ठीक है। और लोहे के बने हुए बर्तनों की क्या होती है, बर्तनों की जो एज होती है वो बढ़ जाती है इस वजह से, ठीक है। तो ये है आपका गैल्वनीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला जो धातु है, उसका नाम क्या है, जिंक है, ठीक है। जल्दी से आप टिक लगा लीजिए अपने उसमें, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या है, राइट आंसर जिंक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी शायद, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर गौ। गौ का आंसर आपने लिख दिया होगा जिंक, उसके गौ है वह जीव जिसमें जनन काय में कोई उभार विकसित होकर नया जीव बन जाता है, कौन सा है, ठीक है। तो जनन काय में जो उभार बनता है ये होता है, इसको कहते हैं मुकुलन, ठीक है। मुकुलन होता है, मुकुलन किस किस में होता है, एक तो आपका हाइड्रा में पाया जाता है और दूसरा यीस्ट में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, यीस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो है, राइट आंसर वो है आपका यीस्ट, ठीक है। यीस्ट हो गया आपका, यीस्ट में क्या होता है, इसमें भी मुकुलन पाया जाता है, ठीक है। उभार विकसित होता है और इससे क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, गौ, गौ का आंसर आपने कर दिया। हाँ, 4th नंबर ऑप्शन 4 यीस्ट। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कोशिका द्रव्य में वायवीय और अवायवीय दोनों ही श्वसनों में ग्लूकोज के विखंडन के आरंभ में कौन सा अणु उत्पन्न होता है, ठीक है। जब कोशिका द्रव्य में वायवीय अवायवीय श्वसन होगा तो सबसे पहले वहाँ पे बनता है पायरुवेट होता है, ठीक है। पायरुवेट बनता है सबसे पहले, ठीक है। इसमें विखंडन के आरंभ में कौन सा अणु बनता का है, जब होता है इसमें क्या बनता है, पायरुवेट अम्ल बनता है, ठीक है। पायरुवेट अम्ल बनता है और इसके बाद ये प्रक्रिया पायरुवेट होती है। उसके बाद क्या होता है, जब पायरुवेट बनता है तो उसी के बाद एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल दोनों बनते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया में एथेनॉल भी बनता है और लैक्टिक अम्ल भी बनता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 पायरुवेट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अणु है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बन रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा है, ठीक है। आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा है, ध्यान दीजिए। किसी बिंब का मतलब किसी वस्तु से है, ठीक है। बिंब का मतलब क्या है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु के द्वारा क्या, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु को कहाँ रखा होगा, तो ठीक है। इसका सबसे बड़ा आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि आभासी सीधा बिंब से बड़ा है तो कहाँ होगा, दर्पण
के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब रखा जाता है किसी वस्तु को, तो अवतल दर्पण द्वारा उसका क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, बिंब से बड़ा बनता है। ठीक हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया, राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। इसी के साथ बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो आप जानते हैं मानव नेत्र के किस भाग पर आपका प्रतिबिंब बनता है। ये चैप्टर आपका है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर से लिया गया हुआ है, फिजिक्स में है। तो सीधी सी बात है, किस पे बनता है, दृष्टि पटल। इसको रेटिना भी कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, और हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है, ठीक है। और रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है उल्टा हमेशा, ठीक है। लेकिन मस्तिष्क क्या करता है, उस इमेज को क्या करता है, सीधे ही रूप में देखता है, ठीक है, उसे सीधा कर देता है मस्तिष्क, हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है। लेकिन जो रेटिना पे जो आपका प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वो क्या होता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो मानव नेत्र किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, दृष्टिपटल में। कार्निया क्या करता है, कार्निया पुतली और परितारिका से होकर क्या होता है, हमारा जो प्रकाश है वो क्या जाता है, दृष्टिपटल में पड़ता है, तब जाके प्रतिबिंब बनता है वहां पर, ठीक है। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें नेत्र के लक्षण और कार्य आपने देखे होंगे, ठीक है। नेत्र की संरचना भी आपने वहां देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है। कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आप जानते हैं विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति होती है परिपथ में प्रति सेकंड खर्च होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। जब विद्युत परिपथ में क्या होता है, प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, वाट, ठीक है। और जो फॉर्मूला होता है, तो प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है, तो प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा होगी, मतलब बिजली खर्च होगी प्रति सेकंड, उसी को क्या कहेंगे हम, इसे कहते हैं हम विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर नहीं VI, ठीक है, P बराबर VI कहते हैं इसे, P बराबर VI। शक्ति को किससे दिखाते हैं, विद्युत शक्ति को P से दर्शाया जाता है, और इसका जो सूत्र है वो होता है VI, ठीक है, VI होता है। और अगर इसमें ओम का नियम का प्रयोग कर दिया जाए, ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, जानते हो V बराबर IR। तो यहाँ पे देखो V बराबर IR करोगे तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करो तो V स्क्वायर VAR आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ओम का नियम हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, VI। जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी हमारा हो जाएगा, जिसको कहते हैं VI कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी कि आहार श्रृंखला होती क्या है, ठीक है। तो आहार श्रृंखला क्या होती है आपकी, देखो आहार श्रृंखला क्या होती है कि कौन किसको खाता है, ठीक है। आहार श्रृंखला क्या होती है आपकी, कौन किसको खाता है, कैसे करके मतलब पोषण पोषण करते हैं एक जीव दूसरे जीव पे कौन निर्भर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, घास, ठीक है, जो क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है प्राथमिक पोषी स्तर, ठीक है। प्राथमिक पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं कौन, आपके प्राथमिक पोषी स्तर के अंतर्गत आता है, देखो घास आ गया, ठीक है, गेहूं और आम, ये सब क्या है, ये सब पादप हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं। तो ये क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें आहार श्रृंखला नहीं बन रही, इसमें एक ही प्रकार की प्रक्रिया है खाने की। दूसरा है घास, बकरी और शेर। देखो घास को बकरी खाती है, बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पादप भी आ रहे हैं,
शाकाहारी जंतु भी आ रहे हैं और मांसाहारी जंतु भी आ रहे हैं। तो ये एक आहार श्रृंखला का उदाहरण है। क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। घास, बकरी और शेर क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, घास, बकरी और शेर क्या हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और अगर तीसरा ऑप्शन देखना तो बकरी, गाय और हाथी सब क्या है? ये सब शाकाहारी हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? पेड़ पौधे और घास पात खाते हैं। तो ये भी क्या है? हमारे आहार श्रृंखला का नहीं बन रही इनसे। ठीक है, ये एक ही उसके पोषी स्तर के जीव हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला कब बनती है? कि एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त करने में एक दूसरे का क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं मार के इनको। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। ठीक है, और घास, मछली और बकरी। घास देखो, घास क्या हो गया? पादप हो गया। मछली कुछ और है, मछली का घास से कोई लेना देना नहीं। और बकरी मछली को नहीं खाती, सीरियल से नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या है? रॉन्ग आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? घास, बकरी और शेर। क्या है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? घास, बकरी और शेर। और ये क्वेश्चन जो है आपका हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो रहा है, हर साल रिपीट हो रहा है आपका। तो सभी क्वेश्चन क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देख लीजिए। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या करें? जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो चुका है हमारा। ठीक है, तो एक एक नंबर के हमने 8 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। इसके बाद है हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। तो अब करेंगे हम निश्चित उत्तरीय प्रश्नों को हल। ठीक है, तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल अम्ल और क्षारक और लवण पाठ से है, चैप्टर 2 है आपका। ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण। तो चैप्टर है आपका हाइड्रोजन आयन। ठीक है, की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भैया जब हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या बताती है? कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ये बताती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अम्लता और क्षारीयता को दर्शाते हैं। ठीक है, पहला काम तो ये लिखना है आपने लाइन। और साथ में क्या करना है? अब देखो प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो सीधी सी बात है, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, लिख देता हूं मैं, स्क्रीन पे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, मैं लिख दे रहा हूँ एच, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, सांद्रता क्या हो? अधिक। तो अनिष्का राणा आई है बेटा, हाय, आपका स्वागत है। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए क्या, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक हो तो क्या होता है? तो जो विलयन है, विलयन क्या होगा? विलयन अम्लीय होगा, विलयन अम्लीय होगा। ठीक है, अर्थात उसमें क्या होगी? अम्लता बढ़ेगी। जितने जितने ज़्यादा क्या होंगे आपके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी किसी विलयन में, उतना ही वो जो आपका विलयन होगा उतना ही अम्लीय होगा। ठीक है, ये भी हमने सारा चैप्टर, पूरा जो चैप्टर है आपका अम्ल, क्षारक और लवण, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? वीडियो को देख सकते हैं पूरे चैप्टर की, और अच्छे से टॉपिक्स को सीख सकते हैं। ठीक है, और यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर कम होगी तो क्या होगा? विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, अगर मात्रा कम होगी तो क्या होगा? विलयन क्या हो जाएगा? हमारा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अधिक सांद्रता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर अधिक होगी तो विलयन क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी तो विलयन किस प्रकृति का? विलयन की प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? देखो कौन सी धातु, ठीक है,
कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? तो ऐसी धातुएं जो क्या होती, कम क्रियाशील धातुएं होती है। ठीक है, जितनी भी धातुएं कम क्रियाशील हैं वो सभी क्या होती हैं, आसानी से संचारित नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी ऐसी धातुएं जिनके आभूषण बनते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, जिनके भी आप ज्वेलरी पहन सकते हैं, वो सभी धातुएं क्या हैं, संचारित नहीं होती हैं आसानी से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या, आभूषण किसके बनते हैं, सोने के, चांदी के और प्लेटिनम के। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये क्या है, आसानी से संचारित नहीं होने वाली धातुएं हैं। ठीक है, आसानी से संचारित नहीं होती हैं धातुएं। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए, ठीक है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? ठीक है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो धातुओं को देखो, ध्यान दीजिए, धातुओं को ऑक्साइड से मतलब ऑक्सीजन को अलग करना है किसी धातु से, धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करना। ऑक्साइड है ना, धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करना है, तो क्या किया जाएगा, अपचयन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, धातु से उसके ऑक्साइड, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अपचयन रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है या अपचयन का प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया, अपचयन जानते हैं, अपचयन क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ठीक है, तो किसके, अब साथ में देखो, एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपने सिर्फ एक ही लाइन लिखनी, क्या लिखोगे, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए, पूरा प्रश्न में आपको मिल जाएगा, ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए लिए तक लिखोगे, उसका लिखोगे अपचयन रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अपचयन, इसकी जगह किसकी जगह लिखोगे, अपचयन। ठीक है, अपचयन रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हो गया, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इतना हो जाएगा। अब एक चीज आती है कि क्या विभिन्न अपचायक के नाम बताने हैं, कौन कौन से अपचायक हैं जो क्या कर सकते हैं, इजीली क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं किसी धातु से। तो सबसे पहले क्या ले सकते हो आप, कार्बन ले सकते हो, हाइड्रोजन ले सकते हो। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ये क्या है, सामान्य अपचायक हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि दो धातुओं से अलग करने वाले अपचायक के नाम बताइए, तो सबसे पहले क्या लिखना है, कार्बन लिखना है और हाइड्रोजन लिखना है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, जल बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये क्या करते हैं, धातु हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है अपचयन की प्रक्रिया करके। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर है अनुमस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। ठीक है, यहाँ लिखोगे मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। हो गया, ये आपने इसका उत्तर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्थिति का अनुरक्षण मतलब चलना फिरना, जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हाथों से लिखने का काम है, कुछ और करने का काम है, तो ये सब कामों के लिए क्या करता है, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क क्या करता है, उत्तरदायी होता है। सारी चीज़ें ये क्या करता है, अनुमस्तिष्क करता है इन सभी कामों को। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क का काम क्या है, शरीर में स्थिति और संतुलन को बनाए रखना। हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आज स्क्रीन पर आंसर नहीं दिखे, क्योंकि मैंने इसके आंसर अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा, मैं सीधे पीडीएफ से रीड करके आपको आंसर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आंसर चाहिए तो मैंने आंसर बना रखे हैं, बाय हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं मैंने इस बार। तो अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी भी एक क्या करूँगा, पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों ने करना है क्या, कमेंट कर देना है मुझे, जैसे आप लोगों के कमेंट आते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे। कोई चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं इस चैनल पर, हर चीज़ आपको इस चैनल पर क्या होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, और साथ में आप लोग क्या करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है?
तो नेत्र की सामान्य क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो नेत्र की सामान्य क्षमता क्या होती है? नेत्र लेंस के द्वारा लेंस की फोकस दूरी को बदलने का जो समायोजित करने की क्षमता होती है, ठीक है, फोकस दूरी को बदलने की। जैसे दूर की वस्तु को देखना है तो क्या होगा, लेंस क्या होगा, फैल जाएगा, लेंस बड़ा हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और अगर पास की वस्तु को देखना है तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो इस जो समायोजित करने की, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता है नेत्र की, नेत्र लेंस की, उसी को क्या कहते हैं, हम सामान्यन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे आप, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सामान्यन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, सामान्यन क्षमता समझ गए आप। नेत्र की सामान्यन क्षमता क्या होती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी नेत्र लेंस की सामान्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं? क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं? क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा मृदु है? ठीक है, कोई जल कठोर है अथवा मृदु है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं? रचित आए बेटा, रचित आपका स्वागत है। जितने बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव पे, वो क्या करें, जल्दी से चैनल को लाइक करें, वीडियो को, और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बेटा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कोई जल कठोर है अथवा नहीं, तो उसका उत्तर है नहीं। डिटर्जेंट क्या करता है? डिटर्जेंट जो बनाया जाता है, इस प्रकार से बनाया जाता है, वो कठोर और मृदु दोनों ही प्रकार के जलों के साथ क्या करता है? झाग देता है। ठीक है, तो डिटर्जेंट का उपयोग करके, तो उत्तर लिखोगे नहीं, डिटर्जेंट का उपयोग करके नहीं बताया जा सकता है कि जल कठोर है अथवा मृदु है, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर और मृदु जल दोनों के साथ क्या करते हैं? झाग बनाते हैं। ठीक है, और कठोर जल क्या होता है? कठोर जल में क्या होता है? सोडियम और कैल्शियम आयन के आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, कैल्शियम आयन के लवण उपस्थित होते हैं, इस वजह से क्या होता है? जल कठोर बन जाता है। सिर्फ क्या है, साबुन क्या करते हैं? साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाते हैं। ठीक है, साबुन क्या करते हैं? साबुन जो होता है आपका, वो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ मृदु जल के साथ क्या करते हैं? झाग बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो नहीं हो जाएगा। नहीं, डिटर्जेंट का उपयोग करके नहीं बताया जा सकता कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। ठीक है, तो इतना करना है आपने। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत धारा की माप किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? तो आपने चैप्टर पढ़ा है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत चैप्टर पढ़ रखा है। तो विद्युत धारा की माप किससे नापी जाती है? इसका जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और जो यंत्र है उसका नाम क्या है? ऑमीटर। ठीक है, तो विद्युत धारा को नापने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग ऑमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का हाँ, विद्युत धारा की माप के लिए किसका? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर है। ठीक है, जिसे कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है पोषी स्तर क्या है? देखो, पोषी स्तर, इससे संबंधित एक सवाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें हमने खाद्य श्रृंखला का गया था एमसीक्यू में। अब है पोषी स्तर। ठीक है, पोषी स्तर क्या है? तो ये देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के खाद्य श्रृंखला के अनुसार खाद्य श्रृंखला के स्थान को, खाद्य श्रृंखला को उनके स्थान पर दर्शाना। ठीक है, को दर्शाना क्या कहलाता है? पोषी स्तर कहलाता है। ठीक है, मतलब कौन से किस प्रकार के जीव कौन से इसमें आएंगे पोषी स्तर में, कौन किसको खाएगा, कौन क्या खाता है करके, उनके आहार श्रृंखला के आधार पर कौन क्या खाता है, क्या खा के अपने लिए ऊर्जा एकत्र करते हैं वो। ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा पोषी स्तर। तो इसकी परिभाषा लिख देंगे आप। पोषी स्तर क्या है? तो लिखोगे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के खाद्य श्रृंखला। ठीक है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के खाद्य श्रृंखला में उनके स्थान को दर्शाता है। ठीक है, उनके स्थान को, किनके? जीवों के खाद्य श्रृंखला के आधार पर क्या उनके स्थान को दर्शाता है। इसी को कहते हैं पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर में कौन कौन होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। पोषी स्तर में कितने पोषी स्तर बांटे गए? 5। पहले प्रथम पोषी स्तर,
जिसमें क्या आते हैं, सभी पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये आते हैं प्रथम पोषी स्तर में। उसके बाद आता है द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर में सभी सभी क्या आपके शाकाहारी जीव आ जाते हैं, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों को खा के जीवित रहते हैं, ठीक है, शाकाहारी जीव होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीय पोषी स्तर में रखा गया है। उसके बाद आता है तृतीय पोषी स्तर। तो ऐसे तृतीय पोषी स्तर में कौन से आते हैं, मांसाहारी जीव आते हैं, ठीक है, मांसाहारी जीव आते हैं, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं उन्हें खाते हैं मारकर, ठीक है, उससे उन्हें अपना आहार बनाते हैं। उसके बाद आते हैं मांसाहारी, चतुर्थ पोषी स्तर में, ठीक है, चतुर्थ पोषी स्तर में क्या आते हैं, सर्प मांसाहारी आते हैं, ठीक है, सर्व मांसाहारी। तो ये क्या करते हैं, मांसाहारी को ही ये मांसाहारी क्या करते हैं, ऐसे मांसाहारी जीवों को खाते हैं जो ऑलरेडी क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। जैसे मगरमच्छ क्या आता है, अन्य मांसाहारी जीवों को खाता है, ठीक है, तो मगरमच्छ क्या है, इसका उदाहरण है। और मांसाहारी में क्या हो जाएगा, मांसाहारी में कह सकते हो आप, जैसे जो भी जीव क्या करते हैं, मांस खाते हैं, अन्य शाकाहारी पशुओं को मार के खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आते हैं अपघटक, ठीक है, जो चतुर्थ के बाद जो अंतिम पोषी स्तर है वो है अपघटक। अपघटक क्या करते हैं, मृत जीवों और पौधों को का भक्षण करके उनको उनको अपने आहार के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, मृत जीवों का भक्षण करते हैं, उससे क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं, ठीक है, अपघटक कहते हैं। तो पोषी स्तर समझ में आ गया। पोषी स्तर क्या है, फिर से बोल दे रहा हूँ, एक बार लिख लीजिएगा, नहीं लिखा है तो, और अगर थोड़ा तेज हो रहा है तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। बाकी आंसर चाहिए आपको, इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपने क्या करना है, कमेंट करना है मुझे, ठीक है। चलिए लिखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के खाद्य श्रृंखला में उनके स्थान को दर्शाता है, ठीक है। पोषी स्तर क्या करता है, पोषी स्तर किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की खाद्य श्रृंखला में उनके स्थान को दर्शाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, पोषी स्तर कहलाता है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय होने वाली घटनाओं को उचित क्रम में सूची बनाइए, ठीक है, क्या करना है, उचित क्रम में क्या करना है, सूची बनानी है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या होती घटनाएं, दो घटनाएं होती हैं, एक होती प्रकाशिक घटना, एक होती अप्रकाशिक घटना, ठीक है, क्या होती, एक होती प्रकाशिक घटना, दूसरी होती आपकी अप्रकाशिक घटना, ठीक है, प्रकाशिक घटना और अप्रकाशिक घटना, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। प्रकाशिक घटना क्या होती है, प्रकाशिक घटना में क्या होता है, इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाशिक जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो आपने इतना ही लिखना, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, 2 वाक्यों में ही आपने क्या करना है, उत्तर लिखना है, ज़्यादा बड़ा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में के समय होने वाली घटना निम्नलिखित है, लिख दोगे। उसके बाद पहला हो जाएगा प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। नंबर 2 अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या अवकरण कहा जाता है, ठीक है, अपचयन या अवकरण होता है, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का ऑक्सीकरण, प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या, जल का ऑक्सीकरण होता है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या अवकरण कहते हैं, ठीक है, अवकरण होता है, ठीक है, अपचयन होता है कह सकते हो, या अवकरण होता है, दोनों में से एक कोई भी वाक्य आप लिख सकते हो, ठीक है, शब्द लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का ऑक्सीकरण और अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब है देखो, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है मैं कराता हूँ, यहाँ पे भी देता हूँ आपको, लेकिन क्या होगा, ये डिटेल में होगा, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारे इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वैसे भी मैंने आपको बेसिक वीडियो में आपको समझा रखा है चैप्टर की कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है, अगर आप वो देख कर सीख सकते हैं, आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करूँगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कल की वीडियो जहाँ तक है इसी पे हमारी आधारित रहेगी। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं उनको हम क्या करेंगे, डिटेल में क्वेश्चन को पीडीएफ में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 को यूज करता हूँ, ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो क्या है इसका,
क्वेश्चन नंबर 12 है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्लों से, ठीक है, जो क्या करती, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ले जाना पड़ेगा आपको स्क्रीन पे अपने, ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ। तो दो धातुएं जो क्या कर सकती है, तनु अम्ल, अम्ल कोई भी हो सकता है, उससे क्या करना है, हाइड्रोजन को विस्थापित करना है। ठीक है, तो धातुओं से क्या करना है, धातुओं अम्लों से विस्थापित करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो स्क्रीन में चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पे, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए कोई भी अम्ल हो सकता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे, इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपल अम्ल के साथ कोई भी अम्ल ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ HCl ले लेता हूँ। ठीक है, HCl के साथ किसी भी धातु की अभिक्रिया करें, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती तो क्या होती है, आप जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ना। धातुओं की अम्लों के साथ जब अभिक्रिया की जाती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो बस आपने क्या करना, किसी भी अम्ल की किसी भी धातु के साथ करनी, तो सबसे आसान क्या ले लो आप, सोडियम ले लीजिए। सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी करेंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। प्लस अब जो हाइड्रोजन विस्थापित है वो क्या हो जाएगी, H2 आयन बनकर हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर हो गया। Na+HCl क्या बनेगा, NaCl। तो यहाँ से क्या, हाइड्रोजन विस्थापित हो गई। ठीक है, मैं समीकरण के दौरान आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्या और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कर दी। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ही किसकी करोगे, दूसरा ले लीजिए, पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम की करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो जाएगी तो क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी हमारी, मुक्त हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्लों को तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। ठीक है, पहले तो इसका देखिए, इसका उत्तर क्या होगा, तो तनु अम्लों से तो जितनी भी अभिक्रियाशील धातु हैं, जितनी भी क्या है, अभिक्रियाशील धातु है ना, जितनी भी अभिक्रियाशील मतलब जो क्या तीव्र अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो सभी क्या करते हैं, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, जिसमें जिनका उदाहरण क्या है, सोडियम और पोटेशियम। मेन उदाहरण आप देख सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। ठीक है, विस्थापित कर देती है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम और दो धातुओं के नाम बताइए, तो दो धातुओं के नाम क्या होंगे, सोडियम और पोटेशियम क्या करती हैं, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, ये हो जाएगा। और दो अधातुओं के नाम, तो आप क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो अभिक्रिया नहीं करती, अभिक्रिया शब्द मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, चलो सॉरी। ठीक है, तो दो, इनको क्या कहते हैं, कम क्रियाशील कह सकते हैं। ठीक है, कम क्रियाशील धातुएं, हाँ, कम अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, अम्लों से, तनु अम्लों से क्या है, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी धातु आ जाएंगी, धातु आ जाएगी सोना और चांदी। ठीक है, तो मैं उत्तर लिखा दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, आपके को दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर जो यह है इसका विस्थापित करेंगी, मैं लिख देता हूँ H2 विस्थापित करेंगी, तो ये हो जाएंगी सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम क्या होंगी, क्योंकि दो का ही नाम लिखा है तो हम दो का ही लिखेंगे। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम क्या करेंगी, तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। ठीक है, उसी के साथ विस्थापित नहीं करेंगे, H2 विस्थापित नहीं करेंगी। ठीक है, नहीं करेंगी।
कौन सी? सोना और चांदी। सोना और चांदी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये क्या है, कम क्रियाशील है। सोना और चांदी, ठीक है। सोना और चांदी क्या करेंगे, ये तनु अम्लों से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, सजातीय श्रेणी क्या है? ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी क्या होती है? देखिए, सजातीय श्रेणी क्या होती है, जब आप क्या कहते हैं, किसी क्रियात्मक समूह, ऐसा ऐसा हाइड्रोकार्बन तत्वों का ऐसा समूह जिसमें क्या हो, CH2 का अंतर हो, ठीक है, जिनके यौगिकों के मध्य क्या हो, CH2 का अंतर हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, और क्रियात्मक समूह को मैंने बहुत ही डिटेल में अपनी हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उसमें डिटेल में समझा रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को पूरे अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट या परेशानी लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। सजाती श्रेणी क्या है, जैसे आपके एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये क्या है, सजाती श्रेणी आती है। इनका सामान्य सूत्र में जो होता है, कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। ठीक है, प्रत्येक यौगिक के अंतर। ठीक है, ऐसे किसी हाइड्रोकार्बन के ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है, जिनके संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इनके यौगिकों के बीच क्या होता है, CH2 का अंतर होता है। इसे क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी आपको परिभाषा मैंने आपको बता दी है, और डिटेल में आपको चाहिए इसकी परिभाषा मैंने लिख भी रखी है उसमें। ठीक है, लिखा भी रखी है बहुत इजीली, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं करता हूँ, आंसर को, तो ये आप यहाँ तक समझ जाएंगे, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं इसको कमेंट लिंक में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके क्या कर सकते हैं आप डाउनलोड। ठीक है, क्वेश्चन और PDF भी आपको मिल जाएगी इसकी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना का स्वच्छ नामक चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका के स्वच्छ नामक चित्र और क्रियाविधि और कार्य, ये सभी मैंने क्या कर रखे हैं, वीडियो बना रखी डिटेल में, इसको स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी सिखा रखा है। तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, जल्दी से वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप क्या करेंगे, इसका चित्र बन जाए। और अगर आपको दोबारा अगर चित्र बनाना सिखाना है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको इसका चित्र बनाना भी सिखा दूंगा इजीली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्या करेंगे आप, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से देख कर इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, क्या आकाश, तो क्या होता है, जब वायुमंडल में सूर्य की किरणें आती है तो वायुमंडल में क्या होता है, नीले रंग की प्रकाश किरण का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिस वजह से हमें क्या करते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हुए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यात्री हमारे वायुमंडल से बाहर चला जाता है तो क्या होता है, वहाँ निर्वात में क्या होता है, निर्वात में सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, ध्यान दीजिए, प्रकीर्णन नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है, जिस कारण से क्या होता है, हमें आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया, आकाश काला क्यों दिखाता है, सूर्य के प्रकाश का प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन ना हो पाने के कारण। ठीक है, और नीला कब दिखता है, जब नीले रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, कब होता है, जब वायुमंडल में आने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और ये क्वेश्चन जो है आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो पे पहुँच गए तो वीडियो को क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, या किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं और बोर्ड की तैयारी के लिए, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन क्या है,
जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये थोड़ा उससे कुछ अभिक्रिया करके इसकी बाहरी परत पे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, एक पतली परत क्या होती है, मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है, तो लिखोगे मैग्नीशियम रिबन पे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसलिए इसे जलाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको साफ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाते हैं। तो उत्तर लिखोगे, क्या लिखोगे, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम वायुमंडल में उपस्थित या अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसके चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है, जिसे साफ करने के लिए क्या किया जाता है, जिसे साफ करने के लिए, जिसे जलाने से पहले इसे साफ किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे जलाने से पहले, किसे, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसे साफ किया जाता है, क्यों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। ठीक हो, इतना लिखना है आप। ओके, अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में ही सेकंड है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग, ठीक है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, सफेदी करने के लिए होता है। ख है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, पदार्थ X का नाम बताना है और सूत्र। तो सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं, तो सफेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, अब देखो बुझा हुआ चूना कब बनेगा, जब जल के साथ अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे देखो नाम बताना है, सभी जगह बिना बुझा चूना का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं समीकरण लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। चलो अगला पेज लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना, नहीं सॉरी, सफेदी करने के लिए लिखता हूँ, सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है, सूत्र है इसका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, सफेदी करने। तो एक्स पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, एक्स पदार्थ का नाम, पदार्थ, रुको, पदार्थ एक्स का नाम, पदार्थ एक्स का नाम क्या हो जाएगा, CaO। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी। ठीक है, अब कहा जा रहा है क्या है, इसके साथ ही क्या कहा गया है इसमें, देखो कि ऊपर ऊपर लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया। तो ऊपर जो लिखा हुआ है पदार्थ, इसकी जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है, तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगी, CaO लिखते हैं, देखो CaO प्लस क्या होगा, जल के साथ तो H2O, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनेगा और ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्या होगी, ऊष्मा। ठीक है, ये अभी आपकी समीकरण हो जाएगी, CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी शायद। ठीक है, इसका नाम है बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बुझा चूना, बुझा चूना। और इसका नाम है, CaO का नाम है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बुझा चूना। ठीक है, तो सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इसका रासायनिक सूत्र है, और इसको सामान्य भाषा में बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और बिना बुझे चूने की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे
तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है सामान्य भाषा में, बुझा चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब जल्दी से क्या करें, आप लोग वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों का जो लाइक है और शेयर है यही हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है इस प्रकार का कंटेंट को बनाने के लिए। अगर आप लोग इस प्रकार का कंटेंट और चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अच्छे से तैयारी करते रहिए और बोर्ड पेपर के लिए पूरा जोर लगा दीजिए इस बार। ठीक है, जल्दी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।